नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, कक्षा 10th के भूगोल को हम लोग देख लेते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड है। फर्स्ट चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, जिसकी वीडियो जा चुकी है और प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें। और आज हम लोग क्योंकि एग्जाम बहुत कम समय रह गया है, तो सिर्फ वही पॉइंट को देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। आप पहले ये दूसरा चैप्टर देख लीजिए, वन एवं वन्यजीव संसाधन, जिससे कि भर भर के प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले आज हम लोग इस वीडियो में जो बॉक्स में दिया हुआ है उन सभी पॉइंटों को देखेंगे, ताकि आप 5 मिनट की वीडियो भी देखते हैं तो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो और यहीं से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट होगा उसको सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे। जैसे ये देख लीजिए, देखिए यहाँ पर ये बता रहा है ना, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों को देखेंगे। इन सभी को ही जो महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा है, इसमें आपको मेरी वीडियो में सबसे ज़्यादा वही पॉइंट दिखाई देने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले ये थोड़ा सा पॉइंट समझिए कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जो जात हैं और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा सबसे अधिक है। तो ये प्रतिशत याद रखना है, क्योंकि अगर प्रतिशत पूछ लेता है, कारण और कारण की तरह ही प्रश्न आ रहा है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो आपको वहाँ पर दे देगा कि वनस्पति जात को 20% कर देगा कि कौन सा गलत है। तो देखिए, अगर आप पढ़े रहेंगे एनसीईआरटी में, तो कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं ना, तो एनसीईआरटी बुक ही पढ़िए, सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कम समय भी आप अंडरलाइन कर करके मेन पॉइंट को जल्दी से कवर कर लीजिए, एक शॉर्ट्स नोट्स बना लीजिए। चलिए, 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है, यहाँ हम लोग देख लिए। अब आगे देखते हैं कि इनमें से कई जो उपजातियां हैं वो नाजुक अवस्था में हैं और लुप्त होने के बिल्कुल कगार पर हैं। जैसे कौन कौन सी है, नाम याद रखना है। चीता हो गया, गुलाबी सिर वाली बतख हो गई, पहाड़ी कोयल जो है, जंगली चीतीदार उल्लू और मधुका इन सिंगिंग यानी महुआ की जंगली किस्म है एक प्रकार की, और जो है हुबरडिया हेप्टान्यूरोन जो घास की एक प्रकार की प्रजाति है, जिसको कि सबसे ज़्यादा जो लुप्त होने के वो कगार पर हैं। आगे देखते हैं, अब इस बॉक्स में दिए हुए इसको देख लीजिए। लुप्त होने वाले वन, भारत में जिस पैमाने पर वन की कटाई हो रही है वह विचलित कर देने वाली बात है। देश में वन आवरण के अंतर्गत, पॉइंट याद रखिए, 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। ठीक है, किसके अंतर्गत? तो वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित है ये, ठीक, मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16% हिस्सा है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, जिसमें से देखिए सघन वन कितना है, तो 12.2% है, खुला वन 9.14% है, और मैंग्रोव वन जो है 0.14% है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ये 2015 के अकॉर्डिंग है। ठीक, आगे देखिए, 2013 से संघनन वनों के क्षेत्र में 3775 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब वृद्धि क्यों हुई है? 2013 में संघनन जो वन था उसमें इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इतने क्षेत्रफल की। क्यों हुई है? क्योंकि वृद्धि वन संरक्षण उपायों के द्वारा और प्रबंधन की भागीदारी वृक्षारोपण से ये संभव हो पाया है। यानी जो वन है उनका संरक्षण किया जा रहा है और पेड़ पौधे सबसे अधिक लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण इन वन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है 3775 वर्ग किलोमीटर। आगे अब चलिए देख लेते हैं। इसको देखने के बाद हम लोग ये एशियाई चीता के बारे में देख लेंगे। फिर है जो हमारा बाघ संरक्षण है उसको देखेंगे, क्योंकि सारे पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है, तो इस चैप्टर को ही इग्नोर नहीं करना है। चलिए अब इसको देखिए। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सी है? जैसे सामान्य जातियां हो गई, संकटग्रस्त जातियां हो गई, असुरक्षित जो जातियां हैं, और दुर्लभ जातियां हैं, स्थानिक जातियां हैं। तो 5 प्रकार की जातियों में इनको विभाजित किया गया है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सामान्य जो जातियाँ हैं, ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, शाल, चीड़ और कृंतक। ये सब क्या है? सामान्य जातियाँ हैं। नेक्स्ट आता है हमारा संकटग्रस्त जातियाँ। ये वे जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा क्या है? सबसे अधिक है। जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहता है तो जातियों का जीवित रहना क्या हो जाता है? कठिन हो जाएगा। जैसे कौन कौन है? काला हिरन हो गया, मगरमच्छ जो भारतीय जंगल गधा है, गैंडा हो गया, शेर, पूंछ वाला बंदर, संगाई यानी मणिपुरी हिरन इत्यादि। इस प्रकार की जो जातियों हैं ये क्या है? उदाहरण है, यानी लुप्त होने की ये कगार पर है। नेक्स्ट जो जाति है वो है सुभेद जातियाँ, यानी असुरक्षित जो हैं। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या क्या हो रही है? घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती और इनकी संख्या घटती रहती है, तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। जो असुरक्षित है, जैसे कौन कौन सी है? नीली भेड़ हो गई, एशियाई हाथी हो गया, गंगा नदी की जो डॉल्फिन है इत्यादि। इस प्रकार की जो जातियाँ हैं ये सब क्या है? असुरक्षित जाति की श्रेणी में रखा गया है।
नेक्स्ट आता है दुर्लभ जातियाँ। इन जातियों की संख्या क्या है? तो बहुत कम है, यानी सुवेद है, ये असुरक्षित है। यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियाँ नहीं परिवर्तित होती है तो यह संकटग्रस्त की श्रेणी में भी आ सकती हैं। ये भी जातियाँ जो कि दुर्लभ जातियाँ हैं। अब आता है हमारा अगला जो है स्थानिक जातियाँ। प्राकृतिक और भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में जो पाई जाने वाली जातियाँ हैं, जैसे अंडमानी टील हो गया, निकोबारी क्या है? कबूतर है, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। ये सब क्या है? ये स्थानिक जनजातियाँ हैं। अगर इनको सुरक्षित नहीं रखा जाता है तो ये भी लुप्त हो सकती हैं। चलिए अब लुप्त जातियाँ जो हैं महत्वपूर्ण, उनको देख लेते हैं। देखिए, लुप्त जातियाँ ये वे जातियाँ हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थिति पाई गई है। ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र हैं, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाला बतख भी शामिल है, जो कि लुप्त हो गया है। चलिए अब एशियाई चीता को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये जो बॉक्स में दिया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए, भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन है? चीता है। बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या करता है? तो दौड़ता है। तो सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन है? एशियाई चीता हो गया। कितने घंटे की रफ्तार से दौड़ता है? तो 112 घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। आगे बढ़ते हैं। लोगों को आमतौर पर एक भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है, ठीक है। चीते की विशेष पहचान उसकी आंखों के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं के लकीरनुमा निशान है। जो ऐसे ऐसे लकीर टाइप पर खींचा हुआ रहता है ना, उसी का ये निशान रहता है, चीते का निशान है, ठीक है। 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया से दूर दूर तक फैले हुए थे। देखिए, 20वीं शताब्दी से पहले चीते कहाँ कहाँ फैले हुए थे? अफ्रीका में और एशिया के दूर दूर एरिया में फैले हुए थे। परंतु इसके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लगभग क्या हो रहे हैं? लुप्त हो चुके हैं। भारत में तो यह जाति बहुत पहले ही लुप्त हो चुकी है, यानी घोषित कर दिया गया है। 1952 में ही लुप्त घोषित कर दिया है। किसको? एशियाई चीता को। तो देखिए, यहाँ से कितना हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया है। स्तनधारी हो गया, फिर इसका निशान के बारे में, क्योंकि अब कथन करनी में देता है तो ये सब भी तो दे सकता है, क्या ये सही है या नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सबके लिए ये यूज़फुल है, ठीक। देखिए, एक अनुमान के अनुसार यह कहा गया है कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। तो डाटा याद रखिए, 10% वन्य वनस्पति जो भी पेड़ पौधे हैं उनको, और 20% जो स्तनधारी है उनको लुप्त होने की खतरा है। इनमें से कई उपजातियाँ तो नाजुक अवस्था में हैं और लुप्त होने के बिल्कुल कगार पर हैं। जैसे आप देख लीजिए, चीता हो गया, गुलाबी सिर वाला बतख। देखिए ऑप्शंस में अगर दे देगा तो देखिए ये सारे नाम याद करने होंगे भाई। गुलाबी सिर वाली बतख हो गई, पहाड़ी कोयल हो गया, जंगली चित्तीदार उल्लू और मधुका इन सिंगिंग यानी महुआ की जंगली किस्म है ये, ठीक है। और क्या है? एक है घास की प्रजाति जो कि है हुबर्डिया। चलिए अब दूसरा बॉक्स में देखिए, तो भारत में जिस पैमाने पर वन की कटाई हो रही है वह विचलित कर देने वाली बात है। देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16% है। तो इसको याद रख लीजिएगा कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो 24.16% है, यानी 1/6% हिस्सा है। यानी सघन वन इसमें कितना है, तो 12.2%, खुला वन 9.14% और मैंग्रोव जो वन है वो है 0.14%, ठीक। जो 24.16% है उनमें ये सभी इतने प्रतिशत हैं। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी 2015 के अनुसार वर्ष 2013 में सघन वनों के क्षेत्रफल में 3775 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, परंतु वन क्षेत्र में यह वृद्धि वन संरक्षण उपाय प्रबंधन की भागीदारी और वृक्षारोपण से हुई है। यानी वृद्धि तो हुई है, लेकिन किसके कारण हुई है, तो कारण भी तो पूछेगा। तो वृद्धि वन संरक्षण उपाय से मतलब जो संरक्षण पेड़ बचाव का संरक्षण किया जा रहा है उसके उपाय से हुई है, और जो प्रबंधन की भागीदारी है वृक्षारोपण किया जा रहा है उसके कारण ये वृद्धि हुई है 2013 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो चलिए इसको देख लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण में बाघ यानी टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। देखिए ये बुक में ही इस प्रकार से धुंधला है, तो इसलिए वीडियो में भी हल्का धुंधला ही दिखाई देगा। तो मैं बोल रही हूँ तो उसको सुन करके आप समझने की कोशिश कीजिएगा। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी यानी 20वीं शताब्दी के शुरुआत में बाघों की संख्या, अनुमानित संख्या कितनी थी, तो 55,000 थी, ठीक है। अब उससे घटकर 1,827 रह गई है 20वीं शताब्दी में। पहले सोचिए बाघों की संख्या कितनी थी, डाटा याद कर लीजिए, 55,000 थी, लेकिन वो घट करके 1,827 रह गई। बाघों को मारकर उनके व्यापार के लिए चोरी करना
आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण है। अब यहाँ पर अगर आपको मुख्य कारण पूछता है कि बाघों के घटने का मुख्य कारण क्या है, क्या व्यापार के लिए चोरी करना बाघों का मतलब ये है, या आवासीय स्थलों का सिकुड़ना या फैलना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना। अब भैया जंगल में अगर अन्य जानवर नहीं रहेंगे तो बाघ के लिए भोजन कहाँ से आएगा, वो भी तो शिकार करके ही भोजन करता है। तो ये बात हो गया, एक कारण हो गया। उसके बाद क्या आता है, जनसंख्या वृद्धि बाघों की घटती संख्या का मुख्य कारण है। इंसानों की जनसंख्या बढ़ रही है जिसके कारण जंगल की कटाई हो रही है, घर आवास बना रहे हैं इंसान अपने लिए, तो जानवरों के आवास क्या हो रहे हैं, आवासों में कमी आ रही है, जिसके कारण जो जानवर हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पलायन भी कर जा रहे हैं। तो ये मुख्य कारण है। तो ये सारे मुख्य कारणों को आप लोग एक नोट्स कर लीजिएगा कॉपी में। आगे बढ़ते हैं। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में भी प्रयोग के कारण यह जाति क्या हो रही है, विलुप्त हो रही है। अब देखिए इनकी हड्डियों को भी किस में लाया जाता है, यानी दवाई के लिए उपयोग में लाया जाता है। हम लोग जानते हैं, बाप रे, दवा जो भी खाते हैं क्या पता किस में कौन सा चीज़ मिला हुआ है। जो लोग नॉनवेज नहीं भी खाते होंगे वो भी दवाई के रूप में नॉनवेज ले रहे हैं। अब यहाँ देखिए, भारत और नेपाल, देखिए प्रश्न पूछ लेगा ना कि कौन से दो देश हैं जो कि दुनिया की 2/3 बाघों के आवास उपलब्ध करवाते हैं, तो भारत और नेपाल है। अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर होते हैं। ये बात सही है। मान लीजिए मेरे घर में ज़्यादा सोना वोना रहेगा, किसी को अगर पता चलेगा तो वो चोरी कहाँ करने आएगा, मेरे घर में ही आएगा। तो इसी प्रकार से अब जो चोर लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, उनको अगर पता है कि भारत और नेपाल में बाघ उपलब्ध है तो वहीं पर जाएंगे शिकार करने। तो यही बोल रहा है यहाँ पर कि मुख्य निशाने पर होता है। अब आते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की तरफ। तो प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई है। देखिए एनसीईआरटी का डाटा कब हुई है, 1973 में हुई है। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है। मतलब ये जो बाघ परियोजना शुरू की गई है ये सिर्फ बाघों को बचाने के लिए नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य जो है बहुत बड़े आकार के जैव जाति, जो भी मतलब जीव जाति क्या हो रहे हैं, लुप्त होने की कगार पर है, उनको बचाने का निश्चय है, यानी दृढ़ संकल्प लिया गया है इसके अंतर्गत। आगे देखते हैं। इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को बचाना है। उत्तराखंड में जैसे कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, पश्चिम बंगाल में कौन सा है तो सुंदरबन है राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार है, और असम में क्या है तो मानस बाघ रिजर्व, केरल में पेरियार। तो ये 5-6 जो दिए हुए हैं बस इन्हीं को आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, एनसीईआरटी के बुक से ही भैया। तो इतना सारा हम लोग 20-25 रट लेते हैं और आता इतने में से ही है। आप लोग स्वयं देखते होंगे कि सबसे ज़्यादा रिपीट क्या होता है, पेरियार होगा, काजीरंगा होता है, कॉर्बेट होता है, यही सारा चीज़ रिपीट होते रहता है। तो इन सभी को आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वन्य जीव अधिनियम 1980 और 86 के तहत सैकड़ों तितलियां, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। तो नाम देखिए, नाम सारे याद कर लीजिए। तितली हो गया, कीट पतंग हो गया, भृंग हो गया और एक ड्रैगन फ्लाई, जिसको कि संरक्षित जाति में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। 1991 में 6 प्रकार की जातियाँ, जो पौधे की 6 प्रकार की जातियाँ हैं, उसको भी इस सूची में रखा गया है पहली बार। तो 1991 में पहली बार कितने प्रकार के पौधों को रखा गया है सूची में, तो 6 जातियों को। ठीक, चलिए यहाँ से 2 आप लोग का पॉइंट मिल गया। अब बढ़ते हैं आगे। हम लोग 2-3 बॉक्स में और पॉइंट दिए गए हैं, उसको देखने से पहले यहाँ देख लेते हैं वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या देखना है कि आरक्षित वन क्या होता है। तो देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन्य और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। किस वन को, तो आरक्षित, जो आरक्षण में नहीं है उस वन को क्या माना जाता है, तो सबसे अधिक सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा रक्षित वन। तो वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन यानी टोटल वन का क्षेत्र का 1/3 हिस्सा क्या है, रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। यानी ये सरकार की तरफ से क्या है, रिजर्व वन है, जिस पर आता है अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन, मतलब जितने भी प्रकार के वन और बंजर भूमि है जो कि सरकार, व्यक्ति और समुदाय के क्या है, स्वामित्व में होते हैं, उनके हक में होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। तो ये यहाँ से 3 पॉइंट था। अब बढ़ते हैं ये वाला पॉइंट, यहाँ से आप देखिए। मध्य प्रदेश में अस्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 75% है। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात हो रही है। टोटल क्षेत्र का कितना है, तो 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात जो है वो आरक्षित वनों का है। जबकि बिहार हो गया, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों का जो एक बड़ा हिस्सा है वो किस में है, तो रक्षित में है। ठीक,
देखिए राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। तो ये जितने भी अभी राज्य बताए उनमें रक्षित है बड़ा, और आरक्षित कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड हो गया, इन सभी में आरक्षित वन है। तो सारे पॉइंट तो याद रखने होंगे। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत है। सबसे अधिक वन जो है अवर्गीकृत किस राज्य में है, तो गुजरात और जो पूर्वोत्तर राज्य हो गया। पूर्वोत्तर राज्य में कौन आ जाता है, हमारा पूर्व की साइड अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, ये सभी क्या है, पूर्वोत्तर राज्य कहलाते हैं। और सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गाँव के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहाँ से खनन कार्य क्या कर दिए हैं, बंद करवा दिए, और जिसके लिए वो संघर्ष भी कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं करते हैं। मतलब कोई भी सरकार उसमें दखल दे वो भी वो लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं और स्वयं अपने क्या कर रहे हैं, तो वनों की रक्षा कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकव, देखिए नाम याद रख लीजिए भाई, भैरव देव डाकव यानी सेंचुरी घोषित कर दी है, जिसके अपने ही नियम कानून है। लोगों ने स्वयं इसको क्या कर दिया है, सेंचुरी घोषित कर दिया है और खुद ही उन्होंने अपना नियम बना लिया है, जहाँ शिकार करना क्या है, वर्जित है, तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ भी यहाँ से नहीं की जा सकती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे राजस्थान से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है पवित्र पेड़ों के झुरमुट, विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रकृति की पूजा सदियों पुरानी जनजातीय विश्वास है, जिसका आधार क्या है, प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों के मूल्य एवं कौमार्य रूप को बचाकर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट यानी देवी देवताओं के वन भी कहते हैं। तो छोटनागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं, तो महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। कहाँ के जनजाति, तो छोटनागपुर और जो मुंडा और संथाल जनजाति है वे लोग। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती हैं। ये भी बात याद रखना है कि बिहार और उड़ीसा की जो जनजातियां हैं शादी के समय किस पेड़ की पूजा करते हैं, तो इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। हम में से बहुत से व्यक्ति जो हैं वट वृक्ष और पीपल को क्या मानते हैं, तो पवित्र मानते हैं। ये सही बात है। भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्राकृतिक और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के लिए अपने पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर झरने, पहाड़ी चोटियाँ, पेड़, पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। जैसे उनका पूजा पाठ करते हैं तो क्या हो जाता है, उसका हम लोग नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, उसमें देवी देवता का बात समझ लेते हैं, जिसके कारण हम लोग उसको नष्ट नहीं कर पाते हैं। आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिर के भक्तों में गिने जाते हैं। जो जानवर होते हैं वो किस में गिने जाते हैं, तो भक्त में गिने जाते हैं। काला हिरन हो गया, राजस्थान में बिश्नोई गांव जो है उसके आसपास काले हिरन, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देखे जा सकते हैं। तो ये नाम याद रखने हैं। काला हिरन हो गया, चिंकारा हो गया, नीलगाय हो गया और मोर के जो झुंड है वो देखे जा सकते हैं। कहाँ पर, तो राजस्थान के बिश्नोई गांव में, जो वहाँ के समुदाय का अभिन्निहित अंग है या हिस्सा है और कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो देखिए यहाँ से ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए ना कि कहाँ की जनजातियाँ किस पेड़ पौधे की पूजा करती है। तो ये हमें पता चल गया कि बिहार की जो जनजाति है इमली और आम के पेड़ की पूजा करती है। छोटनागपुर का जो जनजाति है मुंडा और संथाल वो महुआ कदम का पूजा करता है। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए ये डाटा देखिए, भारत में वन संरक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया। यानी कटाई करके उसकी क्या कर दी गई, तो भूमि बना दिया गया, समतल भूमि, जहाँ पर कि कृषि आराम से खेती कर सकें। अधिकतर जनजाति क्षेत्र विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरी झूम खेती अथवा स्लैश और वर्ण खेती के चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ। तो देखिए याद रखिए कि जो मध्य भारत है उसमें किस खेती के लिए, तो झूम की खेती के लिए अथवा स्लैश और वर्ण खेती के लिए वनों की कटाई की गई। तो वन कटेगा तो आवास जानवरों का क्या हो गया, घट गया, जिसके कारण जानवर वहाँ से क्या होने लगे, विलुप्त होने लगे। पहले देखिए कितना था, कितने खेतों को बनाया गया है, तो 26,200 वर्ग किलोमीटर जो वन थे उनको काट करके कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया है। अब आते हैं जो ये पॉइंट दिया हुआ है वाला पॉइंट देखिए कि हमारे कुछ पर्यावरण जो विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन यानी वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से जो एकल जैसे फ़ायदे के लिए कितने लोग सागवान लगा रहे हैं, चीड़ का पेड़ का हनन किया जा रहा है, या फिर सिर्फ बबूल का पेड़ ही लगाते हैं, शीशम का पेड़ लगाते हैं, जिनसे कि उनको क्या हो, फ़ायदा हो, यानी उसकी लकड़ी जो होती है वो मजबूत होती है। अन्य वृक्षों को नहीं लगा पा रहे हैं, जिनसे कि अन्य वृक्ष की जो प्रजातियाँ हैं वो क्या हो रही हैं, ख़त्म हो रही है। तो यही बातें यहाँ पर कही गई है कि संवर्धन यानी वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से कुछ या एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने से पेड़ों की जो दूसरी जातियां हैं वो क्या हो रही हैं, खत्म हो रही है। उदाहरण के तौर पर देखिए ब्लर हो जाता है।
उदाहरण के तौर पर सागवान को एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक जो वन है वो क्या हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। तो दक्षिण भारत में सबसे अधिक किसका उपयोग किया जा रहा है पेड़ का, तो सागवान को सबसे अधिक लगाया जा रहा है। हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालय में जो ओक का पेड़ है, जिसको कि हम लोग सीटेट में भी पढ़े होंगे आप लोग, ओक और रोडोड्रॉन जो है उन वनों का क्या हो रहा है, तो नुकसान हो रहा है। तो इन सारे पॉइंटों को आप लोग को ध्यान में रखना होगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जैव विविधता को कम करने वाले भारत में कारक कौन से हैं। उससे पहले ये वाला देख लेते हैं, परियोजनाएं कुछ। विकास परियोजना ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। जो बड़ी बड़ी विकास परियोजनाएं हैं, जैसे फैक्ट्रियां हो गई, हर जगह कहीं ना कहीं पर कुछ नकल कारखाने की क्या हो रही है, स्थापित किया ही जा रहा है, तो जिसके कारण भी है वनों का नुकसान होता है। 1952 से नदी घाटी परियोजना के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा है। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन जो है क्षेत्र वो नर्मदा सागर परियोजना को पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो गया। जो नर्मदा सागर परियोजना है उसके पूरे हो जाने से जलमग्न हो गया, मतलब पानी से वो क्या हो गया, डूब गया। कितना हेक्टेयर, तो देखिए 4 लाख हेक्टेयर वन, तो समझ रहे हैं ये कम बात है 4 लाख हेक्टेयर वन डूबना। आगे देखते हैं, पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व, नाम याद रखिए, पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर जो रिजर्व है वो डोलेमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया है और कई जातियां, जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है, उनके भी आवास जो है, आवागमन के मार्ग हैं, उनको क्या हुआ है, तो बाधा पहुंची है। उनके आने जाने के मार्ग में भी बाधाएं आई हैं। किसके कारण, तो ये सारे जो प्राकृतिक आवास नष्ट किए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, उनकी जगह क्या बनाई जा रही है, नई नई परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, कल कारखाने बनाए जा रहे हैं, जिसके कारण ये सभी नष्ट हो रहे हैं। आगे चलिए देखें, देखिए, और भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। तो वन्य जीव के आवास को क्या करना, नष्ट करना, जंगली जानवरों को मारना और आखेटन, ये भी कारक है। पर्यावरणीय प्रदूषण और विषाक्तीकरण और दवानल आदि शामिल हैं। ये सभी क्या है, तो जैव विविधता को कम करने वाले कारक हैं। पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों में संसाधन का असमान बंटवारा व उनका असमान उपभोग, पर्यावरण के रख रखाव की जिम्मेदारी में असमानता भी शामिल है। आमतौर पर विकासशील जो देश हैं उनमें पर्यावरण विनाश का मुख्य जो दोषी माना जाता है वो माना जाता है अत्यधिक जनसंख्या को, ठीक है। यद्यपि एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग कितना है, तो एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से 40 गुना ज़्यादा है। तो ये था हमारा दूसरा चैप्टर जो कि यहाँ पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।